चलिए, लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने चैप्टर का, है ना। स्ट्रेट अवे नॉमेनक्लेचर से चालू करते हैं, है ना। लाइन डाल लो, चैप्टर का नाम तो लिख ही लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसका एक चार्ट बनाना क्लासिफिकेशन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक लिखना ए साइक्लिक, मतलब जो साइक्लिक नहीं है, है ना, ए साइक्लिक। ऑल्सो नोन एज ओपन चेन। चेन इज नॉट क्लोज्ड, ओपन, ओपन चेन। दूसरा हो जाए क्लासिफिकेशन आपका साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन, ठीक है। फिर साइक्लिक में भी दो पार्ट में डिवाइड करना। एक लिखना होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक हो जाएंगे वो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है पूरे साइकिल में, है ना। पूरे कंपाउंड में हर तरफ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स ही हैं। जहां कोई अलग एटम आया उसको अपन हेट्रोसाइक्लिक बोल देंगे, ठीक है। जैसे अपन ने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स के अलावा कोई और अगर अदर एटम आए तो उनको हेट्रो एटम बोला था, जिसको अपन फंक्शनल ग्रुप बोल रहे थे। तो वैसे ही आपके हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ओके, होमोसाइक्लिक को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करना। अच्छा, एक नाम और लिखना होमोसाइक्लिक का, कार्बोसाइक्लिक। तो इससे समझ में आ जाएगा कि उस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, कार्बोसाइक्लिक। अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड करना होमोसाइक्लिक में। एक हो गया हमारा एलिसाइक्लिक और दूसरा लिख देना एरोमेटिक। एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम डिवीजन, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक में आने के बाद हम दो टाइप का डिवीजन और करेंगे। एक बेंजीनॉइड, ये डिस्कस किया था मैं लास्ट क्लास में कि सारे एरोमेटिक के पास बेंजीन रिंग नहीं होगी, क्योंकि इनिशियली हम एरोमा देख करके एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते थे। बट लेटर ऑन बेंजीनॉइड या बेंजीन बिकम्स द न्यूक्लियस, यानी कि जिस कंपाउंड में बेंजीन है वो तो एरोमेटिक है ही, तो वो चला जाएगा बेंजीनॉइड वाली कैटेगरी में। बट ऐसा नहीं है कि जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो नॉन बेंजीनॉइड, इसका हम कंडीशन भी पढ़ेंगे इसके बाद। जो हमारा चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन्स, उसमें एक रूल पढ़ेंगे अपन। उस रूल का नाम है हकल रूल। उस रूल से आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर कंपाउंड देख करके कंपाउंड को, कि वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। बेंजीन रिंग दिख जाएगी तो पहले ही बोल देंगे ना कि हाँ ये एरोमेटिक है, दिख जाएगी बेंजीन रिंग। बट जब बेंजीन रिंग नहीं दिखेगी, कोई और शेप का रिंग दिख रहा है आपको, तो उसके क्या ट्रिक है या क्या रूल्स हैं जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। एम आई क्लियर? जैसे एरोमेटिक में अपन जो बेंजीन पढ़ते हैं ना, उसमें तीन खास बात है जो अपन रूल में इंक्लूड करने वाले हैं जब अपन पढ़ेंगे हकल रूल। पहला तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्लेनार स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही प्लेन में है, हेक्सागन। ऑल द 6 कार्बन आर इन दी सेम प्लेन। ये अलग बात है कि उनके में बीच में बॉन्डिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है, बिकॉज पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना। हर एक कार्बन क्या बना रहा है, या तो इधर या तो अपने उस तरफ कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बना रहा है। एम आई क्लियर? ऑल दी कार्बन आर विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड? sp2 हाइब्रिड, बिकॉज सिंगल वाला sp3 होता है, डबल वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड sp3, ये अपन देख चुके हैं। तो ऑल दी कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है। क्या होता है ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन का? sp का लीनियर था,
sp2 में 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? क्या है ये? ट्राइगोनल प्लेनार। क्या बन रहा है? एक ट्राइगोनल प्लेनार। देखो वर्ड आ रहा है प्लेनार। तो ऑल द कार्बन्स आर प्लेनार इन स्ट्रक्चर। ओवरऑल बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेन नहीं है, प्लेनार स्ट्रक्चर है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जंप करके इधर आ सकता है। हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस, याद है रेजोनेंस, कि ये डबल बॉन्ड यहां भी बन सकती है, तब उस केस में ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी, तब उस केस में डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी। तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। अभी डबल बॉन्ड यहां है ना, अब यहां आ चुकी है, और ये वाली कहां आ चुकी है? इधर। और ये वाली कहां जा चुकी है? इधर। दिस इज दी हाई व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। याद है ये? ऐसा डबल हेडेड एरो बनाते थे ना अपन, कि ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है एक कंपाउंड का, और ये भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो सकता है। अगेन मैंने आपको उस समय पढ़ते वक्त बेंजीन का एग्जांपल भी दिया था रेजोनेंस, कि यहाँ पे सारी बॉन्ड की लेंथ सेम कैसे हो गई, जबकि एक सिंगल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल चल रहा है ना। और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ तो बड़ी होती है, डबल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बट यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तभी तो रेगुलर हेक्सागन बन पा रहा है, वरना हेक्सागन रेगुलर शेप में नहीं बन पाता। तो सब वो अपन कैसे पता कर पाएंगे कि रेगुलर हेक्सागन क्यों बना? जब हम दोनों स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे। यही तो था ना रेजोनेंस का मतलब, कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर इज अनेबल टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, तब हम उसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो दोनों स्ट्रक्चर मिलकर अब अपन बता पा रहे हैं कि अच्छा ये जो डबल बॉन्ड है ये कभी सिंगल भी है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कभी डबल भी है। तो ओवरऑल सबके पास पार्शियल कैरेक्टर है, कोई भी प्योरली डबल बॉन्ड या प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है। दे हैव गॉट अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड बनाते थे ना, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, इन दोनों का मिलाकर के अपन क्या बनाते थे? एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जिसमें अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे? एक सर्कल। सर्कल ये शो कर रहा है कि वो बॉन्ड हर जगह बन सकती है, ऐसे तो बना देते ना अपन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड हर जगह बन सकती है। ये सर्कल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? पूरे रिंग में घूम रहा है। और इस प्रोसेस को कहते हैं अपन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, और डबल बॉन्ड क्या होती है? पाई बॉन्ड होती है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कंडीशन होती है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए स्ट्रक्चर में, पूरा गोल चक्कर लगाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। ये दूसरी कंडीशन होती है कंपाउंड के एरोमेटिक होने की। और तीसरी कंडीशन होती है कि उनके पास 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 मतलब n का वैल्यू 1 रखूंगा तो कितना होगा? 6। अच्छा n का वैल्यू 0 भी रख सकते हैं ना, तो 2। कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, और स्ट्रक्चर प्लेनार भी है, तो हम उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। अभी बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बता सकते हैं क्या? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन रिंग? 3। 3 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 हुए ना। अरे हाँ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके तो एक बॉन्ड बनाते हैं ना। आप जब कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड बनाते हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो, तो ऐसे बनाते हो ना, ये बन गई ट्रिपल बॉन्ड, राइट? यानी कि हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स है हमारी? पाई बॉन्ड कितनी है? 1 2 3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। जो कि इसमें n की वैल्यू 1 पुट करने पर 6 आता है। n की वैल्यू 1 पुट करने पर 6 आ रहा है ना, तो इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 2 डालने पे कितना वैल्यू आएगा? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सुन रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? कौन सी तीनों कंडीशन? प्लेनार स्ट्रक्चर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट शुड हैव 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये तो पहचानना आसान है,
बेंजीन रिंग हम जानते हैं क्या होती है, जहां बेंजीन रिंग दिखेगी हम बोल देंगे हाँ ये एरोमेटिक है, बट जहां बेंजीन रिंग नहीं है वहां ये तीनों रूल काम आते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो दिस इज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, ये वर्ड आया आपका एलिफैटिक से, कहां से आया है, एलिफैटिक, जिसमें हम एल्केन अल्कीन अल्काइन लिखते हैं, है ना, फैट कंटेनिंग, हमारे ऑयल घी ये सब हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेट्रोल एट्रोल सब जो बन रहा है सब क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स ही तो है, तो इसलिए एलिफैटिक वर्ड आया है यूज, ये वर्ड। ठीक है, तो एलिफैटिक में हमारे तीन हो गए, एल्केन अल्कीन अल्काइन, तो यहां पर भी एलिसाइक्लिक में तीन कैसे होंगे, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, जैसे ये आपका हो गया साइक्लो एल्केन, ये बेंजीन मत बोल देना, डिफरेंस है ना इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस है, बेंजीन और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, अरे डबल बॉन्ड्स का, यहां डबल बॉन्ड्स है ना अल्टरनेट पोजीशंस पे, यहां है क्या, यहां सब क्या है हमारी सिंगल बॉन्ड्स। देखो हमारे ये कार्बन के स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका होता है ना, आप 6 कार्बन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऑल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम हर एक जगह हाइड्रोजन दिखा देते हैं, तो ये होता है हमारे कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको अपन, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि आपको यहां पे हर एक बॉन्ड दिख रही है कि कार्बन किन किन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है वाया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पर इसी कंपाउंड को, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, T6, कितने हैं, 6 हैं, H कितने हैं, 6 इधर 6 इधर, एक एक इधर, कितने हो गए टोटल 14। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होता है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एज द नेम सजेस्ट, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, जो बस बताते हैं कि कितने कितने एटम्स हैं, कितने कितने हर एलिमेंट के, कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 14 है, करेक्ट, ये उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को एक तरीके और से लिख सकते हैं, क्या है वो, जहां पे अपन हाइड्रोजन की बॉन्ड्स को हाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो कहीं पे भी रहेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो हमने यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन की बॉन्ड्स को क्या कर दिया, हटा दिया, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, कंडेंस कर दिया, तो इसको अपन कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, जिसमें क्या करते हैं अपन, सारी कार्बन वाली बॉन्ड्स को दिखाएंगे, हाइड्रोजन वाली बॉन्ड्स को क्या कर देंगे अपन, हाइड कर देंगे, लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, और एक और तरीका होता है जिगजैग लाइन से, उसको अपन बोलते हैं लाइन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, लाइन फॉर्मूला। अब 6 कार्बन है, तो अपन यहां से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, एवरी पॉइंट या एवरी जॉइंट इज अ कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चारों का नाम एक ही है, क्या है वो नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेक्सेन। क्या है ये नाम, हेक्सेन। क्यों आया हेक्सेन, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज होगा, हेक्स, एंड सिंगल बॉन्ड के कारण सफिक्स क्या लगेगा, एन, हेक्सेन। ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, बस लिखने के 4 अलग अलग तरीके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, एंड इसको बोलते हैं अपन लाइन फॉर्मूला, बिकॉज लाइन यूज कर रहे हैं, और जिगजैग करना पड़ेगा ना, वरना सीधी लाइन खींचोगे कैसे पता चलेगा कितने कार्बन है, तो जहां जहां आपने यहाँ पे जिगजैग किया है उतने कार्बन है वहां पर। एम आई क्लियर? तो कार्बन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है, पर जैसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए इस कार्बन की जगह यहाँ पे क्लोरीन होता, क्या होता, क्लोरीन या कोई भी एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उस केस में हम क्या करते, इस जगह पर जो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन, ये वाला कार्बन तो ये है, ये वाला कार्बन ये वाला है, तो यहां पे अपन एक बॉन्ड लगा के क्या लगा दे, क्या लिख देते, Cl। अदर एटम्स को मेंशन करना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर इस कार्बन पर हाइड्रोजन ना होकर के एक मिथिल ग्रुप होता, CH3, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो तो कार्बन हाइड्रोजन ही है ना, तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस लाइन तो बनाओगे ना। तो ये कहां से लगा है, सेकेंड कार्बन पे, तो ये रहा आपका, ये ऐसा,
इसका अपने आप में मीनिंग क्या है कि इस कार्बन पे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। एम आई क्लियर? ये लाइन फॉर्म में समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो ये अलग अलग तरीके हो गए एक ही कंपाउंड को शो करने के। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अपन जो रिंग चेन की बात करते हैं ना, जो एलिसाइक्लिक चेन की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए? अगर यही 6 कार्बन आपस में चेन बना ले, एक क्लोज्ड चेन, तो वो क्या बनाएंगे? हेक्सागन, है ना? और उसको दिखाने के लिए अपन या तो ऐसा बॉन्ड दिखाएं कार्बन की, लाइक दिस, 4, 5, 6, और हर एक कार्बन कितनी बॉन्ड बची है? हर एक कार्बन की 2 बॉन्ड तो बना चुका है ना, कितनी बची है? 2 और बची, बिकॉज हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे अपन यहां पे हाइड्रोजन स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके नाम में अपन को क्या लगाना पड़ेगा? एक आगे एक वर्ड लगाएंगे विच इज नोन एज साइक्लो, एक प्रीफिक्स, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कि यहां पे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और यहां पे भी 6 कार्बन है, बट वो क्लोज्ड चेन में है। वरना 6 कार्बन दोनों में है, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो नाम से और फॉर्मूले से डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इसका नाम हेक्सेन था, इसके नाम के आगे अपन बस साइक्लो वर्ड लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, कंडेंस। तो कंडेंस करने के लिए आप क्या करोगे? CH2, 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 ये होगा कंडेंस। और इसका लाइन डायग्राम कैसे बनाओगे? जो मैंने यहां बनाया, दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। जनरली हम बेंजीन बनाते हैं तो बीच का सर्कल या वो बॉन्ड लगाना भूल जाते हैं, तो वो गलत हो गया। अब वो बेंजीन नहीं रहा, वो क्या बन चुका है? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो हमारे एलिफैटिक ओपन चेन तो होंगे ही, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, पर ये क्लोज चेन में भी होते हैं, इसलिए नाम पड़ा उनका एलिसाइक्लिक, क्योंकि वो है तो एलिफैटिक ही, एसाइक्लिक है, एलिफैटिक है, बट यहां पे अपन साइक्लिक वाले के अंदर उसको लिखे है ना, तो वो आपके एल्केन स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं। 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलोगे? प्रोपेन। बट यही 3 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में होता तो क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपेन। तो ये आएगा इस कैटेगरी में और ये जाएगा इस कैटेगरी में। आ रहा है दोनों में अंतर समझ में? देखिए है दोनों हाइड्रोकार्बन ही, दोनों एल्केन है, पर एक साइक्लिक चेन बना रहा है और एक आपका क्या है? ओपन चेन है। ऐसे ही 4 कार्बन का बनाएंगे तो क्या बोलोगे आप उसको? ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यही 4 कार्बन साइकिल फॉर्म में लग जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? साइक्लोब्यूटेन। तो नाम में कुछ तो फर्क आना चाहिए ना, क्योंकि कंपाउंड तो अलग अलग है, फॉर्मूला भी अलग अलग है, बट कॉमन चीज बस ये है कि 4 कार्बन है, ऑल दी 4 कार्बन आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। ये चीज कॉमन है दोनों में, बट फॉर्मूला इसका है C4H10 और इसका है C4H8। देखिए हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, CH2, 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 हो गया ना C4H8। और यहां का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो अगर 4 रखा है आपने n का वैल्यू, इफ n इज इक्वल्स टू 4, तो h कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 8 +2 10। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो ये चार्ट बना लिया क्या पूरा? ठीक है। चलो नीचे एल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला भी लिख लो, जो अपन पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी। लिखना नीचे, एल्केन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। एल्कीन आपका हो जाएगा CnH2n, एंड अल्काइन का भी जनरल फॉर्मूला लिख लेना, CnH2n-2। जहां पे यहां पे n का वैल्यू आप 1 से चालू करोगे, बट नीचे इन दोनों में नहीं करेंगे, है ना? याद आ रहा है क्या? इन दोनों में n का वैल्यू कहां से चालू होता है? 2 से। पहला मेंबर 2 कार्बन का होगा इन दोनों का। इसका पहला मेंबर 1 कार्बन का है, मीथेन, बट इन दोनों का पहला मेंबर 2 कार्बन का है, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, इथीन एंड इथाइन। इस चार्ट में ना ये ए साइक्लिक के नीचे भी
कुछ चीजें लिख देना अपन, यहाँ तो बहुत कुछ लिख दिए हैं, है ना। इसके नीचे ना बस एक काम करना, 3 स्ट्रक्चर बना लेना बस, वही एल्केन एल्कीन अल्काइन के लिए। कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की चेन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो गई, और यहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा देना, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे एल्केन, ये हो जाएंगे एल्कीन, ये हो जाएगा आपका अल्काइन। क्या हो गया? तो इधर तो अपन लिख दिए थे, ये तो जगह खाली होगी। ठीक है, अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख लो उसको। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल एलिसाइक्लिक का भी लिखते हैं, लिखो नीचे। सम एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक, some example of alicyclic hydrocarbons are, some example of alicyclic hydrocarbons are, एक तो यही बनाना साइक्लोप्रोपेन, सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड यही बनेगा, है ना। एक कार्बन तो साइकिल नहीं बना पाएगा, किसके साथ बनाएगा? और 2 कार्बन भी दोनों आपस में जुड़े हुए ही हैं, तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए हमें साइकिल बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अवर साइक्लोएल्केन सीरीज, ठीक है। इसका नाम भी नीचे लिख लेना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। एक और बना लो, साइक्लोहेक्सेन बना लो, पर उसका उसका ऐसा बना देना स्ट्रक्चर, लाइन डायग्राम। एक का हमने कंडेंस बनाया है, दूसरे का लाइन बना दो, नाम लिख लेना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए हेड डालना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम भी होता है, कॉमन सिस्टम में अपन जैसे स्ट्रेट वाले को नाम दे देते हैं एन पेंटेन, इसको क्या नाम दूंगा मैं? एन पेंटेन, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, और 5 कार्बन है इसलिए पेंट लगा, 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा है, ठीक है। और वही अगर ये कार्बन कुछ ऐसे होते, 4 ऐसे और एक चला गया ब्रांच में, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? आइजो। तो इसका नाम पड़ जाता आइजो पेंटेन। और वही अगर ये भी कार्बन ब्रांच में चला जाएगा लाइक दिस, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ऊपर नीचे दोनों कार्बन, तो इसको अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। तो कॉमन नेम में ये सारे प्रीफिक्सेस लगते हैं, ठीक है, बट देयर आर नो सच प्रीफिक्सेस इन आईयूपीएसी नेम, ठीक है। इस टाइप के प्रीफिक्सेस नहीं लगते, प्रीफिक्स तो होते हैं बट नॉट लाइक एन आइजोनियो, ठीक है। तो इसमें लिखना हाइफन डाल करके, आईयूपीएसी नेम कंसिस्ट ऑफ, आईयूपीएसी नेम कंसिस्ट ऑफ, आईयूपीएसी नेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट लिखेंगे वर्ड रूट, सेकेंड प्रीफिक्स, एंड थर्ड इज सफिक्स। वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। जिसमें प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, और सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर जो नाम का रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है। स्टार्ट करते हैं अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स से, उसके बाद लगाते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, बीच में आता है वर्ड रूट, उसके बाद लगता है प्राइमरी सफिक्स,
और सबसे लास्ट में लगेगा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये पांचों के बारे में पढ़ना है कि पांचों का क्या क्या मीनिंग है ना, कब क्या लगाना कंपलसरी है, कब कौन सा पार्ट ऑप्शनल है ना। जैसे हमारे नाम में भी हम सिंपली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोल देते हैं, पर कुछ लोग कुमार कुमारी लगाते हैं, कुछ लोग सामने मिस्टर मिस मास्टर लगाते हैं, टाइटल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी नेम और सरनेम तो सब लिखते ही हैं, तो वैसे ही यहाँ पे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी पार्ट होता है जो हर नाम में आपको मिलेगा, ठीक है। बट बाकी सारे पार्ट डिपेंड करेगा कि कंपाउंड में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, अकॉर्डिंगली हम बाकी सारी चीजें भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिख लेते हैं वर्ड रूट के बारे में। लिखिए वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है लिख लेते हैं। वर्ड रूट, ठीक है, इसमें लिखिएगा वर्ड रूट में, वर्ड रूट, वर्ड रूट denotes the number of carbon atom, word root denotes the number of carbon atom present in the parent chain. Word root is the, या denotes the number of carbon atoms present in the parent chain. जो भी हमारी पेरेंट चेन होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, अकॉर्डिंगली वर्ड रूट डिसाइड करना है। पर पेरेंट चेन क्या होती है, पेरेंट चेन के बगल में एक ब्रैकेट लगा करके उसका मीनिंग लिखो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन, वो चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए प्लस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब कि कहीं बीच में ब्रेक नहीं है ना, कंटिन्यूटी में चल रही है वो चेन। जैसे कि देखो अगर ये 4 कार्बन लगे हुए हैं, 5वां कार्बन यहां है, तो स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस क्या क्या बन सकती है समझना। एक तो आप कंटिन्यूअस चेन ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, नीचे आके कंटिन्यूटी दिखा दी अपन। देखिए अगर आप 4 करके ऐसा 5 जाओगे तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, कहीं भी हमें रिपीट नहीं जाना है। आइदर द चेन कैन बी दिस, ये भी कंटिन्यूअस 3 है पर लॉन्गेस्ट नहीं है, ये 4 है, ये भी 4 है ना, पर 5 कभी नहीं आ सकता। 5 कार्बन है कंपाउंड में बट दे आर नॉट इन द कंटिन्यूअस चेन। समझ में आ रहा है ना, एक आपका डिसकंटिन्यूअस कार्बन है, तो अपन को क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन या चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में कंटिन्यू करेंगे, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब आपके वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी आना चाहिए। अगर किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है या ट्रिपल बॉन्ड बन रही है तो वो भी उस चेन में आना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या क्या है हमारे पास, कार्बन 1 के लिए वर्ड रूट इज मिथ, लिख लीजिए, एक हाइफन लगाना वर्ड रूट के बाद क्योंकि उसके बाद कुछ लगता है ना, इसलिए हाइफन लगाएंगे। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, लिख लीजिए ऐसी 10 तक, 10 कार्बन के लिए डेक। आफ्टर आफ्टर द वर्ड रूट हाइफन लगाएंगे बिकॉज इट इज फॉलोड बाय सफिक्स। डन, लिखिएगा पूरा। 5 का क्या लिखियो, दृष्टि, फिर 6 का हेक्स, फिर 7 हेप्ट नहीं होता, हेप्ट होता है। सेप्ट अपन पढ़े थे, कहां पढ़े थे पर 7 का सेप्ट पढ़े हैं, पर वो एक और नॉमेनक्लेचर पढ़े थे अपन। पीरियोडिक एलिमेंट्स टेबल में अपन ने वो 100 से ऊपर वालों का लिखा था ना नॉमेनक्लेचर,
उसमें 7 के लिए सेप्ट था, हेप्ट नहीं था वहां पर, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेप्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट आते हैं, सफिक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा वर्ड रूट। सेकेंड लिखते हैं सफिक्स। पहले मेन हेडिंग सफिक्स डालो, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए ए और बी करके लिख लेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं और कब लगाते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स कब लगाया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स लिख लो पहले। प्राइमरी सफिक्स, इट इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट। देखो ऑलवेज एडेड, ये रहेगा ही, है ना। इट इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट, it is always added to the word root, it is always added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated, to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated, to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated, saturated और अनसैचुरेटेड। तो क्या सफिक्स लगाएंगे, तो नीचे लिख लेना सैचुरेटेड चेन है अगर। सैचुरेटेड चेन का मतलब क्या है, हाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, तो उसमें लिख भी लेना कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स ओनली। तो उसके लिए सफिक्स लगाएंगे अपन एन, और इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, एल्केन। और ऐसी अनसैचुरेटेड दो लिख लेना, अनसैचुरेटेड दो रहेगा, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और उसके लिए सफिक्स लगा लेंगे इन, आइन, कंपाउंड्स आर एल्कीन एंड अल्काइन। डन। चलिए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, ये ऑप्शनल है, यानी कि कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आइफन डाल के, it is added after primary suffix, it is added after primary suffix to indicate the nature of functional group. It is added to the, yeah, it is added after the primary suffix to indicate the nature of, to indicate the nature of functional group present in the organic compound, present in the organic compound, present in the organic compound, ठीक है। उसका नेचर बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि अगर दो कॉलम बना लेना या तीन कॉलम बना लेना, एक में नाम लिखना, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके लिए ग्रुप क्या लगाया हमने, तो फंक्शनल ग्रुप, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ठीक है। तो पहला लिख लो अल्कोहल्स, फर्स्ट वन इज अल्कोहल्स। पहचानेंगे कैसे, कंपाउंड में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको OH, और इसके लिए सफिक्स क्या है, ऑल। इसके आगे हाइफन लगाना, क्योंकि ये किसी के बाद जुड़ने वाला है, यानी कि इसके पहले कोई रहेगा ना, एल्केनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, समझ रहे हैं क्या। मतलब प्रोपेनॉल में आपके तीन चीजें लगी हुई हैं, सुन रहे हैं क्या, प्रोपेनॉल में तीन चीजें, क्या क्या तीन चीजें लगी हुई है,
पहले वर्ड रूट प्रॉप एन हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड वाला प्राइमरी सफिक्स, एंड ऑल हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो दूसरा लिखना है अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड्स। इसकी पहचान होगी CHO और इसके लिए सफिक्स है अल। कीटोन, इसकी पहचान है C डबल बॉन्ड O, है ना। यहां पे दोनों तरफ आपके क्या आते हैं RR, अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप। इसका सफिक्स लिख लेना ओन, है ना, सफिक्स इज ओन। स्पेलिंग वन है बट प्रोनाउंस उसको अपन ओन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान रहेगी COOH, and this will be suffix will be oic acid, oic acid। इसके अलावा हमारे एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स इसकी पहचान है COOR, जैसे यहाँ पे COOH है ना तो COOR हो जाएगा, और इसके लिए अपन लगाते हैं O8, लास्ट में लगता है O8। अपन पढ़ते भी थे सोप बनाने के लिए इथिल इथानोएट, याद है? ये ऐसा कुछ कंपाउंड था हमारा CH3COO C2H5, तो ये वही तो हो गया ना। यहां पर R लगा है एक इस तरफ, COO एक और R क्या होता है हमारा अल्किल ग्रुप। ये एक कार्बन का अल्किल ग्रुप है, ये दो कार्बन का अल्किल ग्रुप है, मिथिल है, ये इथिल है, पर कंबाइन करके तो ये इथिल इथानोएट हो गया ना, क्योंकि दो कार्बन है यहाँ पे भी। आप इसको इथिल बोलोगे, दो कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ना इथिल, और इसको पर आप मिथिल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे भी दो कार्बन है, तो वो मिथानोएट नहीं होगा, वो क्या होगा इथानोएट। अपन कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं, इसलिए दोनों कार्बन काउंट होकर के दो कार्बन हो गए, इसलिए नाम कैसे एंड हुआ इथानोएट से, ना कि मिथानोएट, ठीक है। तो लास्ट में क्या लगेगा हमारा O8, ठीक है। ओके, एक और लिखना अमाइन, अमाइन, अमाइंस। इसका फंक्शनल ग्रुप है NH2, बॉन्ड NH2 लगा रहेगा, और इसका सफिक्स भी अमाइन ही है, सफिक्स इज अमाइन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मैंने आप लोग को लिखवाए हैं। इसके अलावा जब अपन और फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो मैं कुछ और आप लोग को वहां पे लिखवा दूंगा, ठीक है। पर अभी ये हमारे क्या है सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर हमारे ग्रुप, हमारे कंपाउंड में कुछ इस टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो ही हम ये सफिक्स लगाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए थर्ड आते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स, इसके अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग करेंगे। प्रीफिक्स, तो हमारा पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन में लगे हुए फंक्शनल ग्रुप भी हो गए, पेरेंट चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ये भी हो गया। पर पेरेंट चेन के अलावा भी कई बार हमारे कंपाउंड में कोई और कार्बन भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा। अब अपने पेरेंट चेन आपने ये बनाई ना, इसमें स्टेट में 5 कार्बन है, या तो आप पेरेंट चेन ये बनाओ, या तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये भी तो बना सकते हैं ना, तो हाँ ये भी बना सकते हैं, 5 यहां पे भी है, करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, एम आई क्लियर? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन 5 कार्बन की ही बन सकती है इस कंपाउंड में, 5 से ज्यादा कार्बन की नहीं हो सकती। भले कंपाउंड में 6 कार्बन है, बट वो जो एक कार्बन है ना, वो किसी भी कंटिन्यूअस चेन में नहीं आएगा। अगर आप इस कंटिन्यूअस चेन को लोगे तो ये उसके बाहर हो गया, और अगर आप ये कंटिन्यूअस चेन लेते हो तो ये बाहर हो गया, तो एक कार्बन बच रहा है ना हमारा, तो इसके लिए हम लिखते हैं क्या प्रीफिक्स। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए अपन को, कोई भी कार्बन छूटना नहीं चाहिए। जितने भी कार्बन को आपने पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, उसका तो टोटल नंबर आपने वर्ड रूट में दिखा दिया। जैसे इसके लिए अपन पेंट यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 5 कार्बन तो चेन में है, मेन चेन में है, पेरेंट चेन में है। अब वो जो एक एक्स्ट्रा कार्बन है, इसको दिखाने के लिए अपन क्या लगाते हैं प्रीफिक्स। इसको बोलते हैं अपन साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन, या एक और नाम है इसका सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ओके, तो इसमें लिखो अगेन, इसमें भी 2 टाइप के प्रीफिक्स लिखे हैं अपन ने, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले लिख लो
पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया ना उसको सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, प्राइमरी इसके बाद लिख लेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना, इन आईयूपीएसी सिस्टम, इन आईयूपीएसी सिस्टम। अच्छा, आपने मुझे यहाँ पे हैलोजन नहीं बोला, फंक्शनल ग्रुप है ना, आप लोग तो पढ़े हो ना हैलोजन फंक्शनल ग्रुप भी। क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि उसका सफिक्स नहीं होता। उसका क्या नहीं होता? वो हमेशा आगे लगता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडो, तो उसके सफिक्स नहीं होते, इसलिए अपन उसको सफिक्स में नहीं लिखते हैं। पर है तो वो भी एक फंक्शनल, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? हमारे प्रीफिक्स वाली कैटेगरी में आएगा। मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका सफिक्स नहीं होता तो उसका प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। और हमारे फिर ये तो है कार्बन जो साइड चेन है, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? इन आईयूपीएसी सिस्टम certain groups are not considered as, in IUPAC system certain groups are not considered as, in IUPAC system certain groups are not considered as functional groups, are not considered as functional groups, but are treated as substituents, but are treated as substituents, but are treated as substituents. Full stop. These are called secondary prefixes. These are called secondary prefixes, and are added before the word root, and are added before the word root, and are added before the word root. In alphabetical order, in alphabetical order, in alphabetical order, ठीक है। इसके लिए भी टेबल बना लो, ग्रुप और उसका प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, तो अपन क्या प्रीफिक्स लगाएंगे। जैसे अगर एफ लगा होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसके लिए? प्रीफिक्स फ्लोरो। अगर सीएल लगा होगा तो हो जाएगा ये क्लोरो, आई के लिए हो जाएगा आयोडो, बीआर के लिए हो जाएगा ब्रोमो, CH3 होगा तो क्या हो जाएगा? ये मिथिल। ऐसे ही C2H5 होगा तो हो जाएगा ये इथिल, ठीक है। ये सब हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए अपन सफिक्स नहीं लिख करके क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स, ठीक है। एक और ग्रुप लिखना, ओ आर। ओ मतलब ऑक्सी है और आर मतलब एल्किल है, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा एल्कोक्सी, ठीक है। एल्किल का एल के ले रहे हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सी ले रहे हैं, तो बन के हो जाएगा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। जैसे अगर आर की जगह CH3 होता ना तो उसका नाम होता मिथॉक्सी। एल के की जगह अपन को वो लगाना है ना वर्ड रूट, जैसे OCH3 है तो मिथॉक्सी, OC2H5 है तो इथॉक्सी, एंड सो ऑन, ठीक है। एक और लिखना इसमें, नाइट्रो ग्रुप NO2, उसके लिए भी अपन नाइट्रो ही प्रीफिक्स लगाते हैं। देयर इज नो सफिक्स फॉर NO2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप हो गए जिसको IUPAC फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, इसलिए उसके सफिक्स नहीं है, उनके लिए अपन क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। उनको वो क्या मानता है? सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो हो गया, सेकेंडरी, अब नेक्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी प्रीफिक्स ये भी ऑप्शनल है, ये तभी लगेगा जब आपका कंपाउंड किस टाइप का है? एलिसाइक्लिक। क्या है? एलिसाइक्लिक। तब कौन सा प्रीफिक्स लगा रहे थे अपन? साइक्लोवर्ड। क्या लगा रहे थे? साइक्लोवर्ड, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हाइफन डाल के, अ प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड सिंपली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, a primary prefix is used simply to distinguish between cyclic and acyclic compounds.
साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। स्टॉप। अ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। अ प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो is used immediately before the word root. A primary prefix cyclo is used immediately before the word root. Immediately before the word root. उसके बाद आएगा आपका, उसके पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ रहे हैं क्या? मतलब हमारे नाम में शुरुआत में सबसे पहले कौन आने वाला है? ये आपने लिख लिया था, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये लिखे है ना कि सबसे पहले हमारे नाम में कौन आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर हमारा कंपाउंड एलिसाइक्लिक है तो, इफ नॉट छोड़ देंगे उसको। ये भी तभी लगाएंगे अगर हमारे कंपाउंड में मेन चेन के अलावा, मेन चेन को अपन पहले ही बॉक्स में बंद कर देंगे, उस मेन चेन के अलावा जो भी बॉक्स के बाहर आपको चीजें दिख रही हैं, इट कैन बी एनी फंक्शनल ग्रुप जो IUPAC उसको सब्स्टिट्यूएंट मानता होगा, या कोई कार्बन, उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अदरवाइज वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आएंगे हम वर्ड रूट पर कि हमारे पेरेंट चेन को ऑलरेडी हमने बॉक्स में बंद करके रखा था, उसमें काउंट कर लेंगे कार्बन कितने हैं, तो वो आ जाएगा हमारा वर्ड रूट। मिथ से लेकर के डेक तक लिखा है हमने, C1 से लेकर C10। और प्राइमरी सफिक्स बताएगा कि वो चेन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या एक आध डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, वो हमें यहां से पता चल जाएगा। तो ये दोनों पार्ट कंपलसरी हो गए, और ये तभी लगेगा इफ द कंपाउंड कंटेन्स एनी फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये आपने लिखा है स्ट्रक्चर ना। एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें पांचों चीज कवर करते हैं ना। अभी मैं नाम लिख के बता रहा हूं, पर अभी अपन ने रूल्स नहीं लिखे हैं, सुन रहे हो ना? वी हैव नॉट रिटन एनी रूल। अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है नाम का, कि हर एक पार्ट का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमारे नाम के आगे मिस्टर मिसेस हमें बताता है ना कि जेंडर क्या है, समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ही हर एक का अपन ने मीनिंग समझा है कि हर एक पार्ट का, नाम के हर एक पार्ट का मीनिंग क्या है, ये पार्ट ऑफ द नेम क्या डिनोट करता है। जैसे हमारा नाम बताता है ना कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, कि हमारा नाम हमारी राशि से निकलता है, राइट? फिर हमारा सरनेम बताता है कि हमारा रिलीजन क्या है। तो हर एक, नहीं, तो हर एक पार्ट का कुछ मीनिंग है ना हमारे नेम में भी, वैसे ही IUPAC नेम में भी हर एक पार्ट का एक मीनिंग है। अभी हमने वही लिखा है, अभी रूल नहीं लिखा हमने, ठीक है? चलो, तो पर एक नाम मैं आप लोग को लिख के बता रहा हूँ, रूल्स शॉर्ट में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन रूल्स लिख करके एग्जांपल्स और देखेंगे, ठीक है? तो एक कंपाउंड लिखना जिसमें ये पांचों चीजें आ रही हैं, ठीक है? CH, एलिसाइक्लिक को बनाना पड़ेगा ना, तभी तो पांचों चीजें आएंगी, वरना साइक्लो छूट जाएगा। CH, CH2, CH2, CHOH, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। फिर CH2, CH2, और एक इसमें क्या आ गया? प्रीफिक्स, सेकेंडरी वाला, ब्रोमीन लगा दिया ना हमने, तो ब्रोमीन तो सेकेंडरी सफिक्स में ही आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी ना, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है? बाकी सिंगल कार्बन चेन है तो एन लगेगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, ठीक है? पर अब इसमें लिखने का तरीका होता है नाम, है ना, क्योंकि आपको पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा है क्लास 10th में भी ना, कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, चेन तो हमको पता है कि यही होगी चेन, और तो कहीं कार्बन है भी नहीं, यस और नो? ये चेन कंटिन्यूअस है, एक हेक्सागन बना रही है, तो यही हमारी कंटिन्यूअस चेन होगी जिसमें कितने कार्बन है? 6। पहला काम तो हो गया कंटिन्यूअस चेन ढूंढना, तो ढूंढ लिया हमने। सेकंड काम है इसकी नंबरिंग करना, ये सब मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। सेकंड काम क्या है? नंबरिंग करना। नंबरिंग मतलब कार्बन को नंबर देना, ताकि आप बता सको कि कौन से नंबर ऑफ कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबरिंग के लिए भी रूल होता है कि अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन सबसे पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, यानी कि उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहां पे हालांकि दो फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है और BR भी है। तो BR को तो IUPAC ने भी ये
फंक्शनल ग्रुप मानने से इनकार कर दिया था, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा होगी ब्रोमीन से। तो सबसे पहला नंबर अपन कार्बन को किसको देंगे, इस वाले को। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि 2 आप इसको दो कि इसको दो, 3 ये होगा या तो ये होगा, और 4 पर यही होगा, कहीं से भी जाओ। तो हम कहीं से भी जाकर के यहां तक पहुंचेंगे तो 4 ही आने वाला है। तो अगला क्योंकि हमारा नंबर वो है ना ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को भी अब इसके बाद ऐसा कुछ करें कि ब्रोमीन को भी कम से कम नंबर मिले। हमने देखा कहीं से भी घुमाओ ब्रोमीन को तो 4 ही मिलने वाला है, यस और नो। तो जस्ट इमेजिन अगर ब्रोमीन यहां होता तो हम इधर से ही घुमाते, क्योंकि इधर से घुमाने पर ब्रोमीन को 3 मिलता और इधर से घुमाने पर ब्रोमीन को क्या मिलता, 5। तो यहां अपन को अब सेकेंड वाले को देखना है कि उसको भी ज्यादा नंबर ना मिले। तो अपन ने अभी तो ऐसी जगह पर लगा हुआ है कि दोनों जगह से घुमाएं तो उसको 4 ही मिलने वाला है, समझ रहे हैं क्या। तो कहीं से भी घुमा दो, 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारा सेकेंड स्टेप, नंबरिंग द कार्बन चेन। पहले चूजिंग द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, नंबरिंग इट, नाउ नेमिंग इट। नेमिंग के लिए भी अपन को स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फॉलोड बाय प्राइमरी प्रीफिक्स, फॉलोड बाय वर्ड रूट, फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स, फॉलोड बाय सेकेंडरी सफिक्स। तो जब भी आप कोई चीज प्रीफिक्स या सफिक्स में लगा रहे हो तो उसकी पोजीशन भी मेंशन करना है कि वो किस नंबर पर प्रेजेंट है, ताकि नाम ऐसा हो कि नाम देख करके भी हम स्ट्रक्चर बना दें लोकेशंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सेकेंडरी प्रीफिक्स विच इज ब्रोमीन, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, हाँ 4 ब्रोमो। तो लिखने का तरीका क्या होता है, पहले नंबर लिखेंगे, लोकेशन, लोकेशन बोलते हैं इसको लोकेंट, शॉर्ट फॉर्म में लोकेशन को क्या बोलेंगे, लोकेंट 4, और फिर उसका नाम, नाम अपन पीछे लिख चुके हैं टेबल में, 4 बीआर का नाम क्या था, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 4 ब्रोमो साइक्लो, आ गया साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स का भी काम हो गया। कितने कार्बन थे चेन में, 6, तो हेक्स, वर्ड रूट भी हो गया, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन भी हो गया, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, OH, अल्कोहल, सफिक्स क्या था टेबल के हिसाब से, ऑल। तो ऑल लगाते वक्त एक वॉवेल को हटा देंगे और इसमें क्या लगा देंगे, हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 1 ऑल, समझ रहे हैं क्या, ये इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। पांचों चीज यूज करके बताया मैंने यहां पर, जरूरी नहीं है ये पांचों चीज हर नाम में आपके में भी आए, डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है कंपाउंड का, उसके अकॉर्डिंगली हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या लगाने की जरूरत है, समझ रहे हैं क्या। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सीक्वेंस यही रहेगा, और जो नाम लिखने के रूल्स हैं मैंने आज शॉर्ट में आपको बता दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिख करके एग्जांपल्स के साथ और देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है चलो।